तो गाइस चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइयोमेट्री। तो इसमें हमारा जो पोर्शन आ रहा है वो आपको पता है कि भाई ये वाले जो गैस लॉज हैं स्टार्टिंग में ये आ रहे हैं हमारे। अब देखो अगर हम इन गैस लॉज की बात करते हैं ये आपको लगेंगे बिल्कुल सिंपल लेकिन समझ में थोड़ा कम आते हैं। इनकी बात करें कि इसके बाद जो इस वाले पोर्शन में आ रहा है इसमें ये वाला पोर्शन हमारा सी वाला सेक्शन आ रहा है, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, जो इसके न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं वो इसी में से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पोर्शन आप अगर कर लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं इसमें। तो हम इसको देखेंगे आज की भी, ये सिंपल ये बिल्कुल टॉपिक हमारा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आगे अगर आप अब प्रिपरेशन किया आपने तो आप इसे समझ सकते हैं। देखो इसमें सिंपल क्या है, आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको फाइंड करना है बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन सिर्फ आपको एक परसेंटेज निकालनी है किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है हमारा तो उसमें अगर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। क्या करना है, सिंपल। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल देखो जैसे इसमें कह रहा है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सिंपल फॉर्मूला है हमारा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप कैसे निकालोगे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम फाइंड करेंगे कैसे, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का क्या वो वेट है हमारा 1 मॉलिक्यूल में अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट का वेट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मास ऑफ एटम अपॉन में मास ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी हमारा यूज़ हो रहा है, ओके, इनटू में 100 कर देंगे। तो किसी भी एलिमेंट का जैसे मान लेते हैं हम H2 है, H2 में से ऑक्सीजन का हमें कॉम्पोजिशन फाइंड करना, तो ऑक्सीजन का मास अपॉन में टोटल पूरे का मास इनटू में 100। परसेंटेज हम ऐसे तो निकालते हैं, ये जो वैल्यू होती है हमारी छोटी वाली वैल्यू से ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल जो बड़ी वैल्यू होती है नीचे इनटू में 100, वही यहाँ पर करने वाले हैं हम इसमें। जैसे कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन N2O3। ठीक है, N2O3 में अगर आपको सभी एलिमेंट्स का क्या करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना, तो क्या कर सकते हो आप, Na2CO3 ये है हमारे पास सिंपल। अब क्या करेंगे इसमें हम Na2CO3 में अगर हमें सभी का क्या करना है, फाइंड करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो सभी का हमें मास वो गिवन करेगा। जैसे सोडियम का मास इसने गिवन कर रखा है 23, ओके। कार्बन का आपको पता ही है 16, 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन का 16 होता है। अब अगर हम बात करें इसके, अगर 3 एटम्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पूरे का टोटल आएगा। अगर हम इस पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास या फिर इसे फॉर्मूला यूनिट मास भी कहते हैं तो फाइंड करें अगर हम, तो कितना होगा, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3, या फिर हम कह सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ Na2CO3 कितना होगा। सोडियम कितने हैं, एक का 23 है, 2 सोडियम है तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस कार्बन सिंगल ही है तो 12, प्लस ऑक्सीजन का एक का वेट कितना है हमारा 16, और इसका क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब करेंगे इसको 2 इंटू 23 तो कितना हो जाएगा 46, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16 सीधा 48, प्लस कर लो इनको 4 4 5, ये 4 कितना हो गया 90, तो ये हो रहा है हमारा, और फिर 8 टू 10 100, ये 106 आ रहा है। तो 106 इतना वेट अगर इसका आ रहा है हमारा मोलिकुलर मास, कह सकते हो आप इसका, इसका मोलिकुलर मास हमारा 106 आ रहा है। अब अगर हमें इसमें सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना है, ठीक है, सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना है, तो सोडियम का मास इसमें कितने सोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इसमें हमें फाइंड करा है कि सिंस 106 ऑफ Na2CO3 कंटेन 60 ग्राम ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो 100 ग्राम ऑफ Na2CO3 कंटेन इतना ग्राम ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब यहाँ 43.3 ग्राम ऑफ सोडियम इसमें क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है। और हम सिमिलरली अगर करें कि इसमें 100 ग्राम के लिए पूछ लगी, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मासेस गिवन है हमारे। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें फाइंड करते हैं क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करते हैं तो कितना होगा हमारा, तो सिंपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड कर लेते हैं इसमें। सिंपल कितना होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर सोडियम का, तो सोडियम का कितना मास है हमारा 23, लेकिन 2 सोडियम है तो उनका 46, डिवाइड में टोटल कितना 106, और इंटू में कर देंगे 100। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा सिंपल। अब सोल्व कैसे करेंगे इसको, हम सोल्व कैसे करेंगे इसमें, सिंपल देखो सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं इसे। अब हम जैसे 2 से कैंसिल कर लो,
टू टू ज़ा टू थ्री ज़ा, टू से कैंसिल किया, टू फाइव ज़ा और टू थ्री ज़ा, ये आ रहा है। बचा ऊपर 2300, नीचे 53। देखो डिवाइड करके कितने टाइम में कर रहा है इसे। यहाँ करेंगे 2300 53, यहाँ पर 4 टाइम्स में अगर हम करते हैं इसको तो 4 3 12 का 2 1, 4 3 4 5 20 और 1 21। 10 में से 2 8, यहाँ पर 2 में से 1 1, ये आ गया। फिर अगर हम लेके आएंगे ऊपर से 0, अब इसको देखेंगे कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में कितना आ रहा है हमारा ये, 3 3 9 और 3 5 15। ओके, 10 में से 9 कितना हो जाएगा हमारा, 10 में से 9 1, 7 में से 5 2, फिर हमारा पॉइंट लगेगा तो 0 और फिर ये 4 टाइम्स, तो ये 43.4% आ गया हमारा, 43.4% ऐसे ही आ रहा था इसमें। और ये पता नहीं क्या कर रहा है दुनिया भर की चीज़ें, 43.4% ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर हम इसमें कार्बन का, ऑक्सीजन का, इनका भी फाइंड करें इसी तरीके से तो कितना होगा देखो। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो कार्बन कितना है, एक ही एटम है कार्बन का, तो उसका मास कितना 12 अपॉन में टोटल 106 इंटू में 100 कर देंगे। फिर वही कैंसिल करेंगे भाई, अगर हम इसे कैंसिल कर लेते हैं किससे, 2 से, तो 2 6 और 2 से 2 5 2 3 अब करो इसे, अब कितना आ रहा है 600 अपॉन 53, कर लो इसे डिवाइड, कितना होगा 600 को 53 से डिवाइड करेंगे कितना, 53 1 53। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करते हैं 53 से 600 को, तो कितना होता है हमारा 53 1 53, डिवाइड में 7 और ये 0 50, फिर वहाँ पर 53 1 53, फिर यहाँ 10 में से 3 7 और यहाँ 6 में से ये आ गया, फिर पॉइंट लेंगे यहाँ पर 0। अब यहाँ पर कितना करें, 3 टाइम्स में कर लें इसे, 3 3 9 और 3 5 15, 10 में से 9 1 और यहाँ 6 में से 5 1, तो यहाँ आ रहा है हमारा 11.3%। ओके, लेकिन अगर हम इसमें करें ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है हमारा 43, क्योंकि टोटल 100% होगा ना क्योंकि इस कंपाउंड में, जो ये जो कंपाउंड है इस पूरे में बस यही तो एलिमेंट है हमारे पास, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो बचा हुआ जो 100% में से तो यही बचेगा। जैसे 11.3 और ये 43.4 को प्लस कर रहे हैं, कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है हमारा 54.7। 100 में से माइनस करोगे कितना आएगा इसे, 100 में से माइनस करोगे 3 और एक तो इधर हो गया हमारा 99 बच गया इधर, तो कितना बचेगा, 9 में से 4 5 और 9 में से 5 4, तो 45.3 ये बच जाएगा। सिंपल ही है हमारा, ये तो आंसर दे रखे हैं देखो, 43.4%, 11.3% और 45.3%, ये तो है हमारा सिंपल, क्या ये तो है हमारे पास सिंपल इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अगर आपको किसी का भी फाइंड करना है। ओके, मास की हमेशा ऑलरेडी आपको गिवन करेगा, तो इसमें याद करने की बात नहीं है कि भाई आपको याद ही होना चाहिए, वैसे 20 तक याद होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इसमें इम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशो इन अ होल नंबर्स ऑफ एटम्स। क्या करना है इसमें, सिंपल देखो, जैसे इसमें कह रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, जैसे इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है आपको जिंक, जिसका आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है, कि भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप अपने आप भी फाइंड कर सकते हो वैसे तो। ओके, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम अपने आप भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, क्या है सिंपल, कि एटम का मास अपॉन में क्या कर दो, इसमें डिवाइड में क्या कर दो, उसका टोटल मास कंपाउंड का इन 200 कर दो, इसका क्या आ जाता है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। लेकिन अगर इसने परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ना और भी सिंपल है, आपको देखो एलिमेंट देखने हैं, यहाँ पर एलिमेंट रखने हैं, एलिमेंट जैसे आपके पास जिंक है, ओके, और यहाँ पर है क्लोरीन। फिर क्या करना है आपको, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन जैसे इसका 47.8 है, इसका कितना है 52.2 है। फिर इनके एटॉमिक मास कितने हैं इनके, Zn का जैसे कितना है, Zn का हमारा 65, तो ये देगा, इसमें नहीं दे रखा, अगर हमें फाइंड भी करना हो वैसे हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, अगर हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन है तो हम इसका मास फाइंड भी कर सकते थे। कैसे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है 47.8, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ किसका, यहाँ पर किसका मास, जिंक का मास, और अपॉन में क्या है यहाँ पर इसका टोटल मास। अब टोटल मास हमें फाइंड करना होता है यहाँ पर, फिर तो इसमें गिवन करेगा, ठीक है, अगर नहीं है हमारे पास तो ये क्या करेगा, इसमें गिवन करेगा इसमें, तो इसमें हमारा एटॉमिक मास इसका 65 और क्लोरीन का 35.5।
अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करना है। ओके, इसको इससे डिवाइड करेंगे हम, इसको एटॉमिक रेशियो आ जाएगा इसका 47.8 को 65 से डिवाइड, और यहाँ पर 52.2 को 35.5 से डिवाइड। यहाँ तो पॉइंट से पॉइंट पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ रहा है, जैसे इसमें 0.73 आ रहा है, इसको कैंसिल करने तो 1.46 आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए फिर हमें सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करना है, और सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करने के लिए सबसे छोटी, इन दोनों में छोटी वैल्यू देखेंगे क्या है 0.73, तो दोनों को ही 0.73 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी 0.73 से डिवाइड। ओके, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को 0.73 से कर रहे हैं तो इसका तो 1 आ रहा, और इसका कितना आ रहा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 2 टाइम्स में कैंसिल कर रहा था 1:2। तो बस यहाँ पर Zn और Cl का सिंपलेस्ट रेशो Zn 1 है, Zn का 1 है, और Cl का कितना है 2, तो Zn Cl2 इसका क्या बन गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये है इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में, सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अगर हम इसी में बात करें क्या, कि अगर हमें फाइंड क्या करना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा, अगर हमें फाइंड करना है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, तब आपको क्या करना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए हमें क्या होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है क्या हमारा, ये सिंपल है, ये होता है हमारा n टाइम्स क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो भी अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड किया है उसी का n टाइम्स, मतलब हमें n चाहिए। अब ये n कैसे निकलेगा, अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की वैल्यूज़ को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इससे। तो देखो n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको मोलिकुलर वेट अपॉन में क्या रखना है, इसका एम्पेरिकल वेट, ठीक है। मोलिकुलर वेट और अपॉन एम्पेरिकल वेट अगर हम रख देते हैं तो इसका आ जाता है n की वैल्यू। मोलिकुलर वेट जैसे जो भी मोलिकुल्स की एक्चुअल वैल्यू होगी, एम्पेरिकल जैसे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यह है, इसका वेट क्या होगा, जैसे Zn का 65, क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका टोटल हम निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा इसका एम्पेरिकल वेट 70, ये 71, और ये आ गया हमारा 136। ओके, ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू हो जाती है। तो इसमें अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन। अगर इसका मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट गिवन है, देन आपको क्या फाइंड करना है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना। तो क्या करेंगे अब बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सिंपल है। देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, कितना है C8H6O4, ओके, एंड इसमें क्या दे रखा है, इसका एम्पेरिकल वेट दे रखा है, एम्पेरिकल वेट दे रखा है कितना 83। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड होगा, n से डिवाइड कर देंगे। n की वैल्यू कैसी आएगी, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट निकालो कितना आएगा। कार्बन 8 है, देखो एम्पेरिकल इसका फॉर्मूला मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट निकालने के लिए कार्बन 12 होता है मास कार्बन का, लेकिन 8 कार्बन है तो 8 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का 32 होता है लेकिन 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 एटम है इसके। अब इनका टोटल कर लो कितना आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है इसका, यहाँ आ रहा है 96, यहाँ आ रहा है 6, और यहाँ पर 4 3 जो 12, ये आ गया। अब इनको सभी को प्लस करो, कितना आएगा, इन सभी को प्लस कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये 128, यहाँ पर यहाँ 6 और 96 कर दो इन्हें प्लस, ये 8 और ये 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 का 0 यहाँ 2, 9 और 4 13 का 3 1, ये आ गया 230। 230 क्या आ गया हमारा इसका मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ये है, एम्पेरिकल वेट है हमारे पास, तो n की वैल्यू क्या जाएगी, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट है हमारे पास 83, कर दो इसे कैंसिल अगर हो रहा है तो ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारी
देखो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारा मास होता है 16, 8 पर आता है, तो 8 का डबल 16 64 होता, 64 होता, तो इनको प्लस करते हम कितना आता, 70 हो गया, 70 और ये हो गया 166, 166 होता है। 83 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स है। लेकिन अगर डिवाइड भी नहीं होता तो नियरेस्ट होल नंबर में इसकी वैल्यू लेते एन की, ठीक है। अगर हम नियरेस्ट होल नंबर में इसकी वैल्यू लेते तो एन की वैल्यू 2 आ गई। हमें क्या फाइंड करना था इसमें, हमें फाइंड करना था इसका एम्पेरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, देखो मोलिकुलर फार्मूला है एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, एन से डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर फार्मूला को। तो मोलिकुलर फार्मूला ये है, एन की वैल्यू 2 आई है तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ पर 2 से सभी को डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना 3 और यहाँ पर 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये करना है इसमें। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे इसने ये वाला दे रखा है इसमें कि ए कंपाउंड इज फाउंड टू बी पसेस सी 40%, एच 6.7%, ओ 53.3%। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास 60 है जो कंपाउंड है। फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। तो अगर ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है हमें, ओके, तो पहले हम इसका निकालेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकालो पहले इसका। किस टाइप से, कि यहाँ पर आपको एलिमेंट लेने हैं। एलिमेंट क्या है हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर क्या करना है आपको, एलिमेंट लेने के बाद हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन लेना है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है हमारा 40%, 6.7% और ऑक्सीजन का 53.3%। फिर इसका अगर हम मास देखते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास इन एटम्स का मास कितना है, कार्बन का होता है 12, 6 पर आता है, 6 का 12, हाइड्रोजन का 1 ही रहता है, ऑक्सीजन का 8 पर आता है तो 16, ठीक है। फिर अगर हम क्या करेंगे इसमें, इनका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे हम इसका, ठीक है। पहले हम निकालते हैं इसका एटॉमिक रेशो और फिर क्या करते हैं हम इसमें इसका सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेशो इन दोनों का रेशो करना है आपको, कि हमको 40 को 12 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 6.7 को 1 से और यहाँ पर 53.3 को 16 से। इनको डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है, जैसे इसको डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 12 3 जा 36, फिर 3 बचेगा हमारा, फिर 12 3 जा 36, 4 बचेगा, फिर 12 3 जा 36, तो 3.3 की समथिंग वैल्यू आई है, तो 6.7 ही रहेगा हमारा। ये वाली वैल्यू 16 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये हमारा, ये 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है हमारा, पॉइंट हटाया हमने यहाँ पर 0, किसी से कैंसिल हो रहा है नहीं। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 160 को किससे, 533 से, कितना आएगा, कितने टाइम्स में आ रहा है, 32 48, 3 टाइम्स में 3 और यहाँ पर 48, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 13 में से 8 कितना हो जाएगा 5, ओके। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम, तो फिर कितना आएगा हमारा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आएगा। फिर इसको दोबारा से 3 टाइम्स में कर सकते हैं, 33.3 से ले लो, ये इनका हो गया। फिर इसका सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। अगर हम सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी वैल्यू, इन सभी में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3.3, तो सभी को 3.3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3.3 से डिवाइड कर दो और इसको भी 3.3 से डिवाइड कर दो। ये 1 आ रहा है, देखो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यही हम इसे 2 लेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल होल नंबर्स में नियरेस्ट होल नंबर में इसकी वैल्यू लेनी होती है। 3.3 से डिवाइड किया 1 हो गया। तो यहाँ पर इनका जो रेशियो है वो कितना आ गया, ये 1 2 और 1, ठीक है। कार्बन 1 लेना है हमें, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर CH2 और O, ओके। ये तो आ गया इसका क्या, एम्पेरिकल फार्मूला आ गया ये हमारा। अब हमें चाहिए इसका मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है, N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका मोलिकुलर वेट और अपॉन में इसका एम्पेरिकल जो वेट है हमारा। मोलिकुलर वेट इसने बताया था हमें पहले से ही कि इसका वेट कितना है, मास, इसका मास है 60। इसका मास निकालो कितना आएगा, तो 2 मतलब 12, हाइड्रोजन 1 है मतलब 2 है, 1 का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा,
ये 16 होगा। अब इनको प्लस करो, कितना आ रहा है 14 और 16 30 आ रहा है। 30 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, n की वैल्यू 2 आ गई। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है। तो n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये है CH2। आप कर दो इसमें 2 की मल्टीप्लाई, सभी कंपाउंड में करनी है। तो 2 यहाँ 4 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा C2H4O2। तो C2H4O2 क्या हो गया, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल आप इस टाइप से ये कर सकते हो। तो या तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए या मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ज़्यादा जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला और या फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसे आप इजीली से कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, यही आपके लिए ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस वाले जो पार्ट में से अगर आप इसको कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपने पूरा ही चैप्टर कवर कर लिया है। ओके, गैसेस लो आप पढ़ लो, सिंपल जिसमें गैस लोज हैं हमारे उनको आप कर लो इसमें। ओके, खत्म हो जाएगा हमारा गैसेस लो वाले जो हमारे। तो इसमें जो स्टार्टिंग के गैस लोज है हमारे कि ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन बॉयल्स लो। ओके, ये करना है आपको P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2 इजिकल्स टू K। इस पर डायरेक्ट वो आ जाते हैं न्यूमेरिकल के भी। पहले वाले की प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे वाले का वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर फाइंड करो, प्रेशर गिवन है वॉल्यूम फाइंड करो। किस पर, जब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें कह देगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तब आपको वैल्यू बताएंगे। इसमें आपको क्या दे रखा है, ये चार्ल्स लॉ में क्या है ये कि एट कांस्टेंट प्रेशर पर आपका क्या है, इनका रिलेशन होता है कि V1/T1 V2/T2 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये रखना है सिंपल। और गैस इक्वेशन कि V इजिकल्स टू क्या होगी हमारी T/P इंटू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कि वॉल्यूम क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। ओके, तो बस हम इसको उधर लेके आते हैं तो PV/T इजिकल्स टू K आता है। ऐसे ही हम इनको दो गैसेस को अगर हम रिलेट करते हैं यहाँ पर तो P1 V1/T1 P2 V2/T2 आ जाता है सिंपल। अगर इतना कर लेते हो आपको तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि पूरा कवर कर लिया आपने इसको। ओके, तो इस चैप्टर में यही है हमारा। अब जो अदर चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी आप इसे कवर कर लें। ओके, थैंक यू।